नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई डेट घोषित, अधिसूचना की जारी। 24 और 28 जुलाई को वोटिंग, 31 जुलाई को काउंटिंग। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती आज। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने राष्ट्र विकास के लिए कई कार्य किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधरोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दिया संदेश। कहा, पीएम मोदी के प्रेरणादायी आह्वान को किया आत्मसात। रविवार को उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा। सीएम धामी ने की परीक्षार्थियों से समय पर पहुंचने की अपील। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर पहुंचे सेंटर पर। और लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे फिर बंद। पहाड़ों में भारी बरसात, सूलानी नदी उफान पर। रुड़की में किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। और खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और लगातार वो एक एक कर इस प्रदर्शनी को देखते हुए जा रहे हैं। दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उन्हें उनकी अगवानी करने के लिए तमाम अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं और उन्हें इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़कर बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को करवाया जाएगा। साथ ही 31 जुलाई को एक साथ मतगणना भी होगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नए चुनावी कार्यक्रम को जारी कर दिया है। पहली अधिसूचना 21 जून को जारी की गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। हालांकि अब रास्ता साफ होने के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। प्रदेश भर में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 24 जुलाई को पहले चरण में जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। वहीं 31 जुलाई को चुनाव की मतगणना की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी और बताया कि सरकार पूरे तरीके से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई में चुनाव कराने का था, वो पूरा हुआ और चुनाव
संगठनात्मक चुनाव को लेकर भाजपा एक बार फिर से सक्रिय हो गई, जिसको लेकर केंद्रीय संगठन ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा भी कर दी है। उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। इस पर चुनाव प्रभारी खजान दास ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई तक प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा तय कर लिया जाएगा। जुलाई से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा की जाएगी। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही इस कवायद को भी विराम मिल जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी और अक्टूबर से चल रही थी और अक्टूबर से लेकर के अब तक जो हमारा बूथ से लेकर के मंडल और जिला सब गठित हुआ है। और ये हमारा प्रदेश का चुनाव भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु पहलगांव का घटना को लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये चुनाव टला है और अब संगठन ने अनुमति दी है। और मुझे लगता है कि हम 1 तारीख तक आपको प्रदेश का अध्यक्ष नया दे देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में समन्वय के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रही। राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा। प्रदेश में टिहरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, लखवाड़, विष्णुगाड़ जैसी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड को ऊर्जा हब में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य में जियोथर्मल के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं, जिस पर राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ओएनजीसी का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूज्य माताजी वैष्णो देवी के साथ वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान मां के लिए श्रद्धा और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने सभी से अधिक पौधरोपण करने की अपील की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 3 साल और 58 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया। नारायण दत्त तिवारी के बाद धामी दूसरे उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो इतने दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उनके कार्यकाल को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सीएम धामी का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। सीएम रहते हुए लगातार ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। राज्य में यूसीसी से लेकर कई ऐसे कानून बनाए गए जिससे पूरे देश में धामी की प्रशंसा हो रही है।
धामी जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 1453 दिन का जो उनका कार्यकाल है, बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। इस उत्तराखंड को एक नई पहचान देने का काम किया। आज उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अगर मैं यूसीसी की बात करूं तो यूसीसी में उन्होंने एक समान अधिकार देने की बात कही, नकल विरोधी कानून बनाया, लैंड जिहाद कानून बनाया, धर्मांतरण कानून बनाया, महिलाओं को 30% यहाँ नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, आंदोलनकारियों को 10% 36 आरक्षण देने का काम किया, पहाड़ में होम स्टे के जरिए पलायन को रोकने का। नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल यानी कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर्मचारियों के मामले पर पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। इस मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इनके मामले पर 4 सप्ताह में निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश का अनुपालन करने के लिए 4 सप्ताह का और अतिरिक्त समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को की जाएगी। मामले के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामले में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमितीकरण करने के लिए सरकार विचार करे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। बीडीसी की बैठक के दौरान नायब तहसीलदार ने अधिवक्ताओं को कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे अधिवक्ता नाराज हो गए थे और कल अपने काम का बहिष्कार किया था। मामले को बढ़ता देख आज नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से माफी मांगी और ऐसा कोई भी शब्द न कहने की बात कही, जिस पर अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को माफ किया है और अब सभी अधिवक्ता अपने काम पर लौट गए हैं। मेरे द्वारा 25/6 को जो एक बीडीसी और ग्राम प्रधान की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिले की, तो उसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने अखबारों के संबंध उसके अपने अपने विभागों के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि कौन से काम किस तरह से किए जाते हैं। उसी संबंध में आय जाति डोमिसाइल उत्तरजीवी ये मेरे द्वारा बताए गए थे। मेरे से गलती से हो सकता है कि ऐसा निकला हो और अधिवक्तागणों को यदि मेरे कहने से किसी तरह की केस पहुँची है, मैंने यहाँ पर अक्षमा इस चीज़ के लिए अक्षमा मांगी और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। समाप्त हो गया है, शांतिपूर्वक धरना समाप्त हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, आपके द्वारा इस खबर को चलाया गया है और इसका खंडन किया गया है। मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ओडीएम साहब को उन्होंने भेज दिया था, कल नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए, तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पर ऐसे ही बैठे और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर, तो हमने उन्हें माफ कर देंगे, अपना धरना समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही। आए दिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हाल ही में पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जान गई है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे का कहना है कि रोड सेफ्टी को लेकर लगातार काम चल रहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 सालों से क्रैश बैरियर लगाए जा रहे, जिसका काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है।
ठीक कह रहे हैं कि पहाड़ों में कई बार गाड़ी नीचे गिर जाती है सड़क से, जिसकी वजह से बहुत गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें कई बार जनहानि भी होती है। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 साल पहले ये रोड सेफ्टी पे काम स्टार्ट किया था। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम हमने सैंक्शन किया है और उस पर 90% ज़्यादा काम हमने कर लिया है। इसके बाद लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम जितने हमारे स्टेट हाईवेज़ हैं उनको 100% क्रैश बैरियर से कवर किया जाए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि अगले 2 से 3 साल में जितने भी हमारे स्टेट हाईवे हैं उन्हें पूरा कवर किया जाए। इसके साथ साथ जो जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति जो रिकमेंड करती है, जिस भी पोर्शन को, जिस सड़क को, जिस टर्न को वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा इश्यूज़ हैं, इनको कुछ काम इसमें होना चाहिए, कटिंग करनी है या क्रैश बैरियर लगाना है या कोई और मेजर करने हैं जिससे एक्सीडेंट हम घटा सकें, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। सल्ट के कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाले प्रमुख रानीखेत रामनगर मोटर रास्ते पर पनियाली पुल पर बना वैली ब्रिज हादसों को दावत दे रहा। बीते साल में पनियाली पुल भारी बारिश के कारण टूट चुका था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने 30 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण किया, लेकिन अब वैली ब्रिज के नट निकलने लगे हैं, जिस कारण वैली ब्रिज कमजोर हो रहा, जो कि स्थानीय ग्रामीणों सहित वाहन चालकों के लिए दहशत बना हुआ है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग रामनगर से रानीखेत को जोड़ने वाला एक मुख्य मोटर मार्ग है और पिछले साल भी बरसात की वजह से बह गया था और जो कि अभी जुझारू हालत में अभी भी है और शासन प्रशासन इसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है। इसमें नट बोल्ट गिर चुके हैं काफ़ी मात्रा में और मैं शासन प्रशासन को आगाह करता हूं कि वो उसको नट बोल्टों को देखे और इसकी देखरेख करे, समय समय पे यहाँ पे इसकी देखरेख सुविधाजनक करे ताकि यहाँ लोगों को भी सुविधा होते रहे। अभी आप गाड़ी जाएगी ऐसी आवाज़ कर रही है, रात को कम से कम आधा किलोमीटर 500 मीटर तक इसकी आवाज़ आ रही है। ये गाड़ियों का दिक्कत आ रही है। ये हमारा गांव शिवाड़ी है, इधर ये रात को सो नहीं पाते हैं आधे दिनों में और ये पुल कभी भी झड़ सकता है क्योंकि इसके आधे नट बोल्ट गिर चुके हैं। तो यही है प्रशासन से एक वो है उम्मीद है कि इसको खाली देखरेख करें, कोई किसी पे वो दिक्कत नहीं है कि इसको खाली देखरेख कर दे, वही बहुत है, होगा नहीं। कोटाबाग में बीते शुक्रवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पिटाई के बाद युवक ने जहर खाया था। शनिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी घेरकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी सस्पेंड करने की मांग की है। इधर ग्रामीणों के साथ विधायक बंशीधर भगत भी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे विधायक भगत की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिनका डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि कमल नगर कोटी नाम की युवक की जहर खाकर मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्यकर्ता के सीनियर लड़के की डेथ हो गई पुलिस की मार से, उसको जहर खा गया मरीज हो गए। उस पर कार्रवाई के लिए हमने धरना दिया और एसएसपी ने एसपी सिटी को यहाँ भेजा और हमने कह दिया कि पूरा थाना यहाँ से हटे और 5 लाख रुपया उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, तक परिवार की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल तो पहले उनको सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बाद जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होगी, उसी के बाद जो बनता है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो चौकी में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था, उसके द्वारा चौकी से भागकर आत्महत्या की गई है। इसमें पब्लिक का चौकी के आक्रोश था। उनकी मांग थी कि जो भी इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं या जिनके कारण इसके द्वारा आत्महत्या की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी जो चौकी के स्टाफ या इनकी कारगुजारी को लेकर भी पब्लिक का आक्रोश था, तो इसमें हमने त्वरित संज्ञान लिया है। जांच पूरी होने तक हम चौकी का स्टाफ फिलहाल चेंज कर रहे हैं। 5 से 6 बजे के बीच की घटना है। मेरा बेटा यहाँ बाजार में था, इसमें परमजीत का नाम लेके बोल रहा है, वो मुझे चालान करके चौकी लाया और मारा। उसने कहा मैं गाड़ी दे दो मेरे को, मेरी लोन की गाड़ी है, चालान मत करो। फिर ये गया बाजार जाने के बाद फिर आए दोबारा आने में परमजीत ने उसे यहाँ बहुत मारा। मारने के बाद उसको क्या पता क्या उसके दिमाग में बैठी,
उसके बाद वो यहाँ से कहीं से वो सुसाइड वाली दवा जो लाया उसको लेने के बाद मैं चौकी के आगे आया, मेरी गाड़ी देखो, नहीं तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अनंत जी ने उसे फिर गाली गलौज करी, उसने उसके सामने ही बेहद भटक दिया। भटकने के बाद उनको डर लगी, उन्होंने रातों रात कैमरे चेंज कर दिए ना, और परमजीत को पता नहीं कहाँ भगा दिया ना। चौकी में और भी सिपाही थे, उसमें किसी का नाम नहीं था, एक परमजीत का अलावा। उसने अपनी मम्मी से कहा, मेरे से भी नहीं कहा। रामनगर में टांडा के पास यूपी के पर्यटकों की कार डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा तड़के 3 बजे के आसपास हुआ था। कार सवार 4 युवक दरअसल यूपी के मुरादाबाद जिले से रामनगर की ओर जा रहे थे, लेकिन रामनगर पहुंचने से पहले ही टांडा के पास उनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। बताया ये जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचा दिया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद आदित्य ठाकुर को मृत घोषित कर दिया था। इस हादसे में अन्य 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।